हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिक बायोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर है बच्चों। ठीक है, आज हमको 3 टर्म बेसिकली डिस्कस करना है, जिसमें होम्योस्टैसिस, थर्मोरेगुलेशन एंड डेथ, ये 3 टर्म है जो हमको बेसिकली डिस्कस करना है। ओके, तो पहली टर्म है होम्योस्टैसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस हम किस चीज को बोलेंगे? तो एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल स्टेट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट होती है उसको हम होम्योस्टैटिक स्टेट ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ये कांस्टेंट स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे इन रेस्पेक्टिव विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का इन्वायरमेंट देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, जैसे कि इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली वेरिएबल होता है। जैसे हमारे पास इंडिया में 3 अलग अलग सीजन्स है, तो हर सीजन में सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। वैसा ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ज़्यादातर मैमल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके बॉडी में कंटिन्यूसली जो इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट, वो सेम ही होगा। अगर हम ऑस्मोटिक बैलेंस की अगर बात करें, वाटर सॉल्ट बैलेंस की बात करें, या दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, तो ऑर्गेनिजम्स में इनका जो प्रमाण है, इनका जो कंटेंट है, वो सब कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं होम्योस्टैटिक स्टेट। अब होम्योस्टैटिक स्टेट में होगा क्या? होम्योस्टैटिक स्टेट में हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में रहेगी। अगर ये स्टेट चेंज होती है होम्योस्टैटिक स्टेट, तो हम उसको पैथोलॉजिकल इंडिकेशन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ होम्योस्टैसिस समझने के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। वाटर सॉल्ट बैलेंस, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। अब वाटर सॉल्ट बैलेंस करने के लिए अगर मैमल्स, ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में किडनी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर और सॉल्ट बैलेंस के लिए। हमारे बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी एक स्पेसिफिक होगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। अब ये वाटर और सॉल्ट का बैलेंस क्यों ज़रूरी है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस हमारे बॉडी में नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होने के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के लिए वाटर और सॉल्ट का मेंटेन होना, बैलेंस होना, कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे रेस्पेक्टिव टॉपिक्स में ख़ास तौर पे एनिमल फिजियोलॉजी में हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे सिर्फ इसका शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देना था, आप इसको अंडरस्टूड करेंगे ऐसा मुझे लगता। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो आपसे आगे निकल गए हैं दौड़ में, तो आप भी उनके साथ आइए और आप भी अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। लॉकडाउन है और क्लासेस बंद है, कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई रुकी हुई है। 80% बच्चे ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो फुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो टाइम टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ेंगे लॉकडाउन लगने के बाद कि उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला और अब मस्ती करना है, खेलना है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कुछ वक्त वीडियो देखने के लिए निकालिए और उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में से उसको अच्छे से रीड आउट भी करिए और हमारे साथ साथ चलिए, ताकि आपको भी आपका भी जो एकेडमिक शेड्यूल है वो वेस्ट ना हो पाए। जो एकेडमिक जो कंटेंट आपको पूरा करना है उसका आपको नुकसान ना हो। ठीक है, क्यों? तो एग्जाम्स की ये साल के बच्चों की डेट बढ़ी, लेकिन आपके नीट के एग्जाम की डेट नहीं बढ़ने वाली है, ये बात याद रखिए आप। ओके, तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन। एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर ये टर्म को देखते ही हमको समझ में आ रहा, थर्मो मतलब क्या? हीट। रेगुलेशन मतलब क्या? मेंटेनेंस और कांस्टेंट स्टेट, रेगुलेट करना है।
कांस्टेंट हीट को हमारे बॉडी में मेंटेन करना, उसको बोलेंगे हम थर्मोरेगुलेशंस। जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर है उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको बोलेंगे हम थर्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन होता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको पैथोलॉजिकल कंडीशंस कंसिडर करते हैं या फिर कुछ डिसीज की और इन्फेक्शन की कंडीशन हम उसे समझते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन होता है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे सीजन की बात करें, जैसे कि समर सीजन है, समर सीजन में हमको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। अब पसीना आने के पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली ये थर्मोरेगुलेशन का प्रिंसिपल इसके पीछे काम करता है। अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में हमारे बॉडी से जो वाटर है और सॉल्ट है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और उसके वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स में डायलेशन होगा। फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँ तो जो हमारे स्किन पे रिसेप्टार है, टेम्परेचर के रिसेप्टार, ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस तक मैसेज ले जाएंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देंगे और वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, स्वेटिंग के प्रोसेस को, और हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि स्प्रिंग सीजन है और जिसको बोल सकते कोल्ड सीजन बोलूँगा अगर मैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी का सीजन है, टेम्परेचर बहुत कम है, 16-17 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो उस केस में हमारे स्किन सरफेसेस पे जो रिसेप्टार है, टेम्परेचर के रिसेप्टार, वो क्या करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टार हाइपोथैलेमस तक मैसेज ले जाएंगे और नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस ले जाएंगे। और जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो हमारा ब्लड होता है वो डीपली फ्लो होगा और हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, डायलेट नहीं होते, वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे और जो स्पेसिफिक 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा, ठीक है। बहुत सारा शिवरिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में जिसको कांपना बोलते हैं। सर्दी के दिनों में, ठंडी में हम कांपते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअली हीट रिलीज होने के लिए वो मूवमेंट होता है, जिसको हम थर्मोरेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है ये बेसिक कंसेप्ट का, वो है डेथ। अगर हमारी बॉडी कंप्लीटली स्टॉप्ड हो जाती है, रुक जाती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है टोटली बंद हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे, ठीक है। अब ये डेथ किसको बोलेंगे हम, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टोटली बंद हो जाना, रुक जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। अगर हम साइंटिफिकली डेथ को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहे तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ब्रांचेस है, आगे तुम हायर एजुकेशन में थैनेटोलॉजी बोलकर एक ब्रांच है, उसमें आप डेथ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैनेटोलॉजी, THANATO, ये थैनेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, डेथ के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। मौत किसको बोलते हैं, मौत का फलसफा क्या होता है, बायोलॉजिकली हम डेथ किसको बोलेंगे, ये समझने की हम कोशिश करते हैं डेथ में, ठीक है। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किए, ये हमारा लास्ट लेक्चर था बेसिक कंसेप्ट का, ठीक है। अब आगे हम डायरेक्टली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक से होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आज जो हमने पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट बच्चों हमने डिस्कस किया होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैटिक कंडीशन, जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल स्टेट होती है, प्लांट बॉडी की, और जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनका जो आइडियल एनवायरनमेंट है वो पर्टिकुलर आइडियल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कंडीशन को मेंटेन करने की कंडीशन को और मेंटेन होने की कंडीशन को हम साइंटिफिकली होम्योस्टैसिस बोलेंगे, ओके। इट मे बी केमिकल एनवायरनमेंट, इट मे बी टेम्परेचर, इट मे बी अदर एक्टिविटी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। उस पर्टिकुलर कांस्टेंट एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, हमारे बॉडी की होम्योस्टैटिक स्टेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होना चाहिए। हायर ऑर्गेनिजम्स में, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर में भी वेरिएबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो फ्यू ऑर्गेनिज्म है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कंडीशन को थर्मोरेगुलेशन हम ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट में हमने डेप्थ देखा, डेप्थ में
बायोलॉजिकली अगर बॉडी टोटली वर्क में नहीं रही तो हम क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। मतलब क्या, स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी टोटली अगर स्टॉप हो जाती है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। ओके, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई पूरी तरीके से तो उसको हम डेथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो टॉपिक हमको डिटेल में नहीं है, थैनेटोलॉजी में आपको ये डिटेल में होगा। ये ब्रांच जो बायोलॉजी की है आगे आपको हायर कोर्सेस में ये डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब आगे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।